हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। विधायी कार्य करते हुए और फिर बजट पेश होगा। पूरा टाइम टेबल BSE की कमेटी में ये तय होगा कि किस दिन बजट पेश करना और कब तक ये चलाना है। लेकिन उसमें इतनी बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये वर्ष पिछला जो है वो कोविड का वर्ष रहा और कोविड का जो प्रभाव है वो हमारे सामान्य जीवन पर पड़ा है, तो उसी के अनुसार स्वाभाविक है कि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव सरकारी कामकाज पर भी पड़ा है। लॉकडाउन के कारण से जहाँ रेवेन्यू कम हुआ वहाँ खर्च भी कई चीज़ों पर कम हुआ। खास करके जो इंजीनियरिंग के काम थे वहाँ लॉकडाउन के कारण से लेबर उपलब्ध नहीं हुई, ठेकेदारों ने भी काम बंद कर दिया। तो लगभग 2 महीने एक प्रकार से इस साल में हमें इन सारे कामों के कारण से कठिनाई हुई है, जिसमें से खर्च भी कुछ कम हुआ है। फिर भी जो कमी थोड़ी बहुत रही है जो पिछले बजट के अनुमानों के हिसाब से, उसको हमने अतिरिक्त ऋण लेकर के ये किया है। आपको ध्यान में होगा कि हमने उस समय जो ऑल पार्टी मीटिंग की थी और उसके अंदर एक सहमति बनी थी कि यह समय ऐसा है कि इस समय अगर कुछ ऋण ज्यादा लेना भी पड़े तो लेना चाहिए। उसी समय लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक ऋण अतिरिक्त लिया था और वही उतना ही हमें अंतर आया है। इसके बाद धीरे धीरे रेवेन्यू भी रिकूप कर गया, रिस्टोर कर गया और खर्चे भी जितने थे वो सारे हमारे बराबर चलते रहे। अच्छी बात यह है कि हमारे जो कमिटेड एक्सपेंसेस थे, सैलरीज हैं, पेंशन है, रीपेमेंट ऑफ डेट है अथवा इंटरेस्ट रेट, ओल्ड एज पेंशन आ गई सब उसमें, ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो सारे के सारे हमने टाइमली दिए हैं, कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आने दी है। बहुत प्रांतों में तो कई प्रकार के उन्होंने प्रावधान किए। हमने एक ही प्रावधान किया था कि कोरोना रिलीफ फंड ये एक बनाया था, उसमें हमें लगभग 350 करोड़ रुपया से 290 करोड़ रुपया ऐसा कुछ उपलब्ध हुआ था। वो खर्चे लगातार हम कर रहे हैं। उसमें जो बचा हुआ अभी भी, जो कि कोविड की आवश्यकता कभी भी हो सकती है, तो उसमें काम हमारा हो रहा है जो सरकारी खर्चों के अलावा। वर्तमान में कोविड की स्थिति हम जानते हैं कि एक बार तो बहुत संतोष हो गया था कि काफी पॉजिटिव और आने वाली संख्या है वो कम हो गई थी। पूरे प्रांत की संख्या 100 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अभी पिछले एक सप्ताह में वो संख्या कुछ जिलों के अंदर बढ़नी शुरू हुई है और वो 200 तक पहुंच गई है दोबारा से। कल ही हम लोगों ने मीटिंग्स करके और उसमें जो सावधानियां बरतनी थी वो सावधानियां बरतने के लिए हमने विचार किया है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन जो पहले से थी प्रिवेंशन की वो सारे किए जाए। खास करके शिक्षा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, वहाँ सावधानी बरती जाए, कोई इसका प्रभाव न पड़े। बाजारों में भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का विषय है या हैंड सैनिटाइजेशन है या फिर मास्क लगाने की बात है, उस सबको इन्फोर्स किया जाए, ऐसा हमने विचार किया और गाइडलाइंस दोबारा से दी हैं कि सावधानी बना करके रखें। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रभाव इसका दोबारा से फिर आगे बढ़े, तो इसकी सावधानी बरतने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस ये हमने कर दी हैं। अभी वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है और वैक्सीनेशन जो शुरू हुई थी उसमें भी हमारा अचीवमेंट लगभग ठीक है। चाहे वो पहली बार वैक्सीनेशन का टीका लगा है, चाहे कुछ लोगों को दूसरी बार भी उनकी बारी आ गई है, तो ऐसा कुल मिलाकर 3 लाख वैक्सीनेशन के टीके अभी तक लग चुके हैं, जिसमें अभी प्रतिदिन के जो टीके लग रहे हैं लगभग 30 से 35 हजार टीके अभी भी प्रतिदिन लग रहे हैं। अभी जो चौथा फेज शुरू हुआ है, इस फेज में चूंकि 60 साल की बड़ी आयु के लोग या फिर 45 से 60 के बीच में जिनको कोई ना कोई प्रभाव है किसी बीमारी का, रोग का, जिनको कोरोना की बीमारी की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, तो उन लोगों के लिए चालू किया है। इसमें एक पहलू है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स का भी खोल दिया गया है। उसमें 382 हॉस्पिटल ऐसे जो आयुष्मान भारत में एम्पैनल्ड हैं, उनको सबको ऑथराइज किया है। अभी पहले दिन ही 1 तारीख को, जिसमें से 49 जो है फंक्शनल हो गए, बाकी सबको कहा अपनी फंक्शनली शुरू करें। वहां 250 रुपए का रेट रखा गया है कि 250 रुपए से ज्यादा कोई चार्ज न करे। लेकिन जहां गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें कोई भी आएगा उसको फ्री इंजेक्शन लगेगा, उसमें वैक्सीनेशन का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का लेवल का व्यक्ति होगा, वहां फ्री सर्विस ये रहेगी।
सफलतापूर्वक ये अभियान चल रहा है। इसमें हमने और भी विचार किया कि आवश्यकता पड़ने पर हम और भी बढ़ा सकेंगे जो इनके वैक्सीनेशन टीकों के जो सेंटर्स हैं। अभी पर्याप्त हैं जितनी संख्या अभी चल रही है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि ग्रुप्स के हिसाब से बुलाया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर हमने तैयारी कर रखी है कि इसके सेंटर्स और बढ़ाए जाए। इसी प्रकार एक विषय 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। एक विषय बार बार आता है महंगाई का। महंगाई के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब विपक्ष के पास मुद्दे कम होते हैं तो कुछ ना कुछ वो ढूंढते हैं मुद्दों को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल की अगर हम रेट्स की बात करें, क्योंकि एक ही विषय को लेकर के बात आ रही है कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो इसका एनालिसिस सबको करना चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं एनालिसिस की शीट जो आपके सामने में रखता हूं, ठीक 2014 से मैं 6 साल का जो आंकड़ा आपके पास रख रहा हूं, इसमें हर महीने का जो हाईएस्ट रेट है, क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट में 2-4 रुपए का हर महीने में अंतर होता है, तो जो हाईएस्ट रेट्स हैं वो बता रहा हूं कि 2014 के अगस्त में 73 रुपए पेट्रोल था, 73 रुपए 21 पैसे एवरेज। 2015 में ये 70 रुपए 95 पैसे हुआ, 2-3 रुपए कम हुआ। फिर ये 16 में 66 रुपए हुआ, 17 में 70 रुपए 79 पैसे हुआ, 18 में जून के अंदर 78 रुपए हुआ, 19 के अक्टूबर में 73 रुपए 89 पैसे हुआ, 2020 में 80 रुपए 23 पैसे हुआ, एक बार बीच में 83 रुपए 99 पैसे भी हो गया था 2018 के अक्टूबर में 83-99, और अभी फरवरी का जो रेट है एवरेज 84 का हुआ है। तो देखा जाए तो ये 73 से लेके 84, या 73 में अगर लोवेस्ट है एक बार तो 66 है, 66 से 84 के बीच में पिछले 6 साल में चल रहा है। और अगर हम इस सब चीजों का हिसाब लगाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि इतना रेट का बढ़ना सामान्यतः सब चीजों में होता है। दूसरी बात, ये रेट जो होते हैं वो केवल हम अपने देश की ये प्रोडक्ट नहीं है, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सब विदेश से आते हैं, और विदेश में लाते समय हमको जो एक्सचेंज रेट है डॉलर का, उससे भी प्रभावित होते हैं। तो जहां तक एक्सचेंज रेट की बात है, ये भी 2014 के अंदर ये रेट था 59 रुपए 16 पैसे जून में, 15 में ये हुआ 66 रुपए, 16 में हुआ 68 रुपए, 17 में हुआ फिर 67-47, 18 में 72 रुपए, 19 में 71 रुपए 90 पैसे, 20 में 76 रुपए 37 पैसे, और 21 में अभी मार्च में चल रहा 73 रुपए 32 पैसे। यानी अगर 76 और 59 इनका दोनों का अंतर निकालें तो ये 27 रुपए, कितना 17 रुपए होता है। तो 59 में अगर 17 रुपए बढ़ते हैं तो मुझे लगता है इट्स मोर देन 25%, क्यों, बल्कि 30% हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 30% से भी ऊपर हो गया। तो 30% से ऊपर एक्सचेंज रेट का अंतर आ गया, और लगभग इतना ही पेट्रोलियम का रेट है, ऐसे ही लगभग डीजल का रेट है। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में, एक इंटरनेशनल रेट के हिसाब से चीजें चलती हैं। इसलिए ये दोनों जो आंकड़े हैं, इसके हिसाब से अगर मैं कहूंगा तो ये एट पार चल रहा है पिछले 6 साल से। लेकिन आज चूंकि मुद्दा नहीं है, इसलिए एक डीजल की, पेट्रोल की बात कह करके जनता को भ्रम में डालना, ये उनका एक सिस्टम है। तो मैंने आपके सामने इसलिए विषय रखा है। इसके साथ एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि जो हमने एसआईटी गठित की थी, एसआईटी, उसकी भी बहुत लोगों ने चर्चा की कि हाँ उसके बारे में चर्चा बताएं, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा सब लोगों का एक मत था। इसमें मेरा कहना इतना है कि
ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ विषय था ये सारा सिस्टम ऐसा है जो कई वर्षों से इसके ऊपर सब सरकारें काम कर रही हैं। कोई हमने ही किया, ऐसा नहीं, पहले भी लोगों ने किया ही होगा। और काम करते समय ध्यान में ये आता कि ये जो सारा काम है, मल्टी स्टेट, इंटर स्टेट जो डीलिंग है, जो चीजों की सप्लाई है, स्मगलिंग है, एक नशीली वस्तु होने के कारण से इसमें बहुत से ऐसे दौर भी पहले भी आए हैं जब कठिनाइयों का हमने सामना करना पड़ा है। विषय तब ये गंभीर हुआ जब 47 लोगों की डेथ हुई हरियाणा के अंदर। हालांकि पहली बार वो ऐसा नहीं है, देश में बहुत प्रांतों में हुआ है, हमारे यहां भी हुआ है, लेकिन एक चिंता का विषय है। ठीक है, इसको हम बंद भी नहीं कर सकते। अल्कोहलिक ड्रिंक्स को बंद करके हमने 1996-98 में देख लिया। उस समय भी ये सारी समस्याएं आई थी। मैं तो स्वयं उस सारी चीज का जानकार हूं, क्योंकि उस समय हमारे अलायंस की सरकार थी, हमने बंद भी किया और बाद में जब समस्याएं बहुत खड़ी हो गई तो फिर वो खोलना भी पड़ा। तो वो सारी चीजें उस समय से चल रही हैं। अभी भी ये सारी चीजें कुछ सुधर गई हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन लगातार सुधारने का हमारा क्रम ये चालू है। और उसके अंदर जो जो चीजें ध्यान में आती हैं उसके लिए हम इंक्वायरी भी कराते हैं, जो विषय उसमें ठीक करने की भी कोशिश होती है। अब ये सारा जो एपिसोड इतना हो गया है, लगभग कोविड के दिनों से ये शुरू हुआ। मार्च के अंदर एक प्रकार से लॉकडाउन के समय सारी बिक्री बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बिक्री चलती रही। और उस चलने में एक सीमा यहां तक आ गई कि जहरीली शराब भी बनाने लग गए लोग, उसमें 47 लोगों की जो जाने गई। तो उस सारे के ऊपर 2-3 इंक्वायरियां हुई हैं। एक एसआईटी बनी टीसी गुप्ता जी के देखरेख में। एक बाद में फिर उसी फाइंडिंग में ध्यान में आया कि जो एफआईआर हुई हैं उन एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही। तो एक पुलिस विभाग ने इनकी कला रामचंद्र जी के देखरेख में कमेटी बनाई है, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी हैं। वो डीजीपी साहब ने बनाई थी, डीजी साहब को बस वो पहुंची हैं। अब ये फिर बाद में श्रीकांत यादव इनके नेतृत्व में खास करके जब 47 लोगों की डेथ हुई तो वो बनाई गई। हमारे प्रयत्न ईमानदार ये है कि इन चीजों के ऊपर रोक कैसे लगाई जाए। तो इन सब कमेटियों की अपनी अपनी रिकमेंडेशंस हैं, और वो रिकमेंडेशंस कोई एक दूसरे को देख के नहीं बनाई गई है, वो इंडिपेंडेंट है सर। और इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन ऐसे हैं कि मल्टी डिपार्टमेंट्स एक इशू ये बना है। इसमें होम डिपार्टमेंट भी है, इसमें एक्साइज टैक्सेशन के लोग भी हैं, इसमें लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन सब के ऊपर अध्ययन करने के लिए अलग अलग टीमों ने उसका अध्ययन किया है। लेकिन अब हमने आज ये निर्णय किया है कि ये सारी कमेटीज के ऊपर जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करने के लिए, या जो दोषी लोग हैं उनको उचित दंड मिले, इसके लिए अब सब रिपोर्ट्स को एक साथ अध्ययन करने के लिए और उसमें रिकमेंडेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी में जो व्यक्ति होते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री विजयवर्धन जी की एक सदस्यीय कमेटी ये हम बना रहे हैं, ताकि उन सबको वो अध्ययन कर लें और जो दोषी है उसको छोड़े नहीं। और इस प्रकार से उसमें बहुत सी रिकमेंडेशन भी दी गई है कि आगे ये चीजें दोहराई ना जाए। आखिर तो हमारी सरकार का मैंडेट ये है कि जो भी कमी हमको ध्यान में आती है उस कमी को ठीक कैसे करना है, ये हमारा टारगेट होता है। खाली कोई इस विषय में नहीं, हमने इससे पहले भी कई चीजें की हैं, जैसे जमीनों की रजिस्ट्रियां, इसके अंदर भी एक ऑटोमेटिक सिस्टम लेकर के हम आए हैं कि इसके अंदर चोरी न हो। चोरी पहले भी हो रही थी, चोरी रोकने के लिए हर प्रकार के प्रावधान जो टेक्नोलॉजी के सिस्टम से करना है वो भी हम कर रहे हैं। आज युग टेक्नोलॉजी का है, उसके अंदर हम सारी चीजें ठीक करने में लगे हैं। इसके बाद एक आपको और ध्यान में आया होगा, अभी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर भी ऑफिसेज में गड़बड़े हुई हैं। जहां टेक्नोलॉजी का लाभ है वहां टेक्नोलॉजी में गड़बड़ें जो हो रही हैं, साइबर क्राइम जिसको कहते हैं, वो भी हो रहे हैं। अब चूंकि नई विधा है, नई चीजें हैं, कहीं लोग जानबूझ के करते हैं और कहीं मेलाफाइड इंटेंशन के साथ करते हैं, तो कहीं बोनाफाइड भी हो जाता है। तो बोनाफाइड गलतियां जो होती हैं उसकी सजा उतनी नहीं होती जितनी मेलाफाइड की होती है। तो ऐसी सारी चीजों को हम ठीक कर रहे हैं
और ठीक करने के बाद जहां कहीं कोई कमी है उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इन चीजों के ठीक करने से और सुधार होंगे तो उसका लाभ जनता को भी होगा, सरकार को भी होगा। एक विषय रिपोर्ट्स में कभी कभी आता है कि रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्ष में कोविड के थोड़े से समय को छोड़कर बाकी हमारी किसी भी समस्या के कारण से, किसी भी गड़बड़ के कारण से रेवेन्यू कम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि गड़बड़ें तो पहले से ही चल रही हैं, कोई गड़बड़ बीच में हुई ऐसा नहीं है। रेवेन्यू के अगर मैं आपको आंकड़े बताता हूं तो इसके अंदर कुछ प्रमुख डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी है, 2014 में ये 3,697 करोड़ थी, उसके बाद बढ़ते हुए 3,470, ये 14-15 में हुई, एक साल में ये 200 करोड़ कम हुई है। फिर 4,300 करोड़, 4,600 करोड़, 4,900, 6,042, फिर 6,343, 2019-20 की है। और अब 20-21 की ये 7,000 करोड़ रुपया ये अनुमान है। तो कुल मिलाकर के जहां 3,500 करोड़ रुपया थी 13-14 में, वो अब 20-21 में 7,000 करोड़ रुपया एक्साइज में आ रहा है। इसका अर्थ लगातार बढ़ रहा है, कमी कहीं नहीं आई है। हाँ, ये व्यवस्थाएं जो कमियां पाई गई हैं, ये अगर ठीक होती हैं तो ये और बढ़ सकता है, इसमें कमी नहीं आएगी, कोई ज्यादा बढ़ेगा ऐसा हमको लगता है। इसी प्रकार अगर हम जीएसटी और सेल टैक्स को बात करें तो ये 13-14 से शुरू करके और 20-21 तक 16,700 करोड़, 18,900 करोड़, 21,000 करोड़, 23,400, 26,400, 27,500, 32,600 और इस बार 36,000 करोड़ का ये अनुमान है हमारा। यानी ग्रेजुअल 6 साल में इंक्रीज है। अतिरिक्त है या नहीं, टोटल ग्रेजुअल जो चीज बढ़ रही है, 3,500 13-14 में हुआ था, इस बार 7,000 करोड़ हुआ, यानी डबल हो गया। टारगेट 10,000 के आसपास है? नहीं, 7,500 नहीं, आपका 7,000 आ जाएगा जी, आ जाएगा। देखिए, इस समय तक 6,200 करोड़ रुपया आ चुका है। अभी ये महीना, ये फरवरी है। और कुछ ऐसा भी होता है कि एक्साइज कुछ ऐसे पोर्शन है जो लास्ट महीने में आते हैं। तो आबकारी का जो साल में बढ़ा है ना, इस दफे तो मई तक है या 31 मार्च? नहीं, ये तो 7,000 आएगा। साल हमने उसको बढ़ाया 19 मई तक। वो 19 मई, वो तो क्योंकि बीच में 0 पीरियड चला गया 49 दिन का। हाँ जी, जब लॉकडाउन था उस समय बंद किया था 49 दिन। अब वो 49 दिन कंपनसेट करने के 2 ही तरीके थे, या तो हम इतने प्रतिशत उनका कम कर दें ऑप्शन बने, या फिर 49 दिन बढ़ा दें। तो सबने, उनके साथ भी परामर्श हुआ, सबने कहा कि नहीं, आप 49 दिन बढ़ा दो। अगला साल हम 20 मई से शुरू करेंगे। अब 20 मई के बाद खत्म 31 मार्च को भी कर सकते हैं, क्योंकि तो पहले से पता होगा कितना करना है। और ये भी कर सकते हैं कि अगले फिर 19 मई के चक्र को 19 मई तक ही रखें, ये भी संभव है। क्योंकि पंजाब का शायद शुरू होता है वो अक्टूबर में, उनका साल। यह अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग डेट है एक्साइज की, वो तो एक निश्चित दिन शुरू करना और उसी निश्चित दिन खत्म करना, ये उसका तरीका रहता है। कोविड के कारण से 49 दिन 0 पीरियड चला गया। 36,000 ये जीएसटी का दूसरा जो होता है? हाँ, ये जीएसटी और वैट का। हाँ, पहले केवल सेल टैक्स होता था, बाद में 2017 में इसका विभाजन हो गया, वैट और जीएसटी। तो मैंने जो आंकड़े बताए हैं 4 साल के, वो केवल सेल टैक्स वैट है। ये 2017 से फिर दोनों मिला के शुरू हो गए। अब तो 2 हेड अलग अलग चल रहे हैं, तो मैंने तुलना करने के लिए वो सारा 36,000 करोड़ बता दिया इकट्ठा। अगर अलग अलग इसको हम बताएंगे, हाँ, तो अलग अलग इसमें वैट है लगभग 7,000 करोड़, 6,500 7,000 के लगभग आएगा। और ऐसे ही 29,000 करोड़ आएगा। नहीं, 29,000 नहीं है, ये थोड़ा कम है, ये ज्यादा है, 7,900 है ये सेल टैक्स, 8,000 है, तो 28,000 करोड़ वो आएगा लगभग। तो ऐसा ही है, दोनों मिला के 36,000 है, यानी हमारा लगातार इंक्रीज हो रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। अगर माइंस की मैं बात करूं तो बड़ा दिलचस्प है, 13-14 में 79 करोड़ था मात्र साल भर का। फिर ये 14-15 ही, चूंकि हम तो नवंबर में आए थे, 15 मार्च तक तो उन्हीं का था, इसमें मात्र 43 करोड़ था। और हमारे आने के बाद एकदम ये
72 करोड़ हुआ, 497 हुआ, 713 हुआ, 702 हुआ, इस बार 950 करोड़ रुपए के अनुमान है। यानी 79 से 950, 10 टाइम्स इन 6 ईयर्स। अब ये व्यवस्थाओं के परिवर्तन करने के लिए है। हमने उसके अंदर ई रवन्ना सिस्टम शुरू किया, सब चोरियां खत्म की और ये 10 टाइम्स हो गया। कोविड काल में 12,000 करोड़ का नुकसान बताया गया था, तो वो सब एडजस्ट हो गया इसमें? नहीं, वो मैंने बताया 12,000 करोड़ चूंकि बजट बढ़ा के बताया था। आखिर बजट तो हर साल बढ़ता है, तो 10-12,000 बजट जो हर साल बढ़ता है, जो बढ़ा के करते हैं, वो पैसा नहीं आया। पिछले साल के साथ तो हम कमिट कर ही रहे हैं और इसमें 12,000 जो करोड़ कम है, उसके अंदर कुछ कवर भी हुआ है और इसमें सेंटर का जो पैसा है वो 3-4 हजार करोड़ कम रहेगा और स्टेट का भी शायद 8,000-9,000 कम हो जाएगा। अब 12,000 तो आज से 1 महीना पहले की बात थी, तो अब कवर हो रहा है। हो सकता है इस महीने में और भी कवर हो, यानी हम रिकवर क्या बोलते हैं पिछले रिबाउंस, हाँ वी शेप रिकवरी जो भी है, यानी अभी सारा सिस्टम एक प्रकार से वो ठीक हो गया है। एक विषय बार बार हमारे हुड्डा साहब उठाते हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। जब वो 2014-15 में गए थे, वो कहते हैं 60,000 करोड़ कर्जा था। 14-15 का कर्जा है 70,900, क्योंकि मैं 14-15 उन्हीं के खाते में गिनता हूं। वो 13-14 60,000 कहते हैं। 14-15 हम तो नवंबर में आए, बजट तो वो बना के गए थे, कर्जा तो वो लेके गए थे। 4 महीने में हमने तो कोई अलग से ना बजट बनाया ना कर्जा लिया, तो वो 70,900 था। लेकिन उसमें जो कंपनियां पावर की थी उनका पैसा उसमें नहीं था, वो अलग से चल रहा था। और जब अलग से चल रहा था तो उदय योजना के बाद उनका जो उस समय 27,000 करोड़ रुपया था, वो सारे का सारा हमने यहां अब्जॉर्व किया। अगर उस समय का 27 में जोड़ लें तो ये 71 प्लस 27 कितना हुआ? 98,000 करोड़ रुपया। उस 98 को 60 बताते हैं बार बार, 98 को बार बार 60 बताते हैं। 38,000 का झूठ ये वहां बोलते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, अब हमारी जीडीपी बढ़ी है, हमारा बजट यानी अच्छा पेश होता है, हम प्रभाव करते हैं, इसलिए जीडीपी बढ़ती है। उस समय जो जीडीपी थी वो 3,99,000 करोड़ रुपए की जीडीपी थी भाई, एसजीडीपी ना, स्टेट ग्रॉस, तो 3,99,000। आज संयोग से हमारे 6 वर्षों के बाद 8,58,000 है, मोर देन डबल। जब मोर देन डबल है तो हमारे पास स्कोप 20%, 25% टोटल डेट का तो है ही है उस जीडी पर। तो जो 25% हमारे पास है, उस समय 3,99,000 था, 25% कितना हुआ? 1 लाख हो गया। 98,000 उन्होंने ही रखा था। आज 8,56,000 है, 8,58,000 है, तो आज 25% कितना हो गया? 225। हम अभी 198 पर हैं। सीमा में हमारा आज भी 21-22% है, 25 नहीं है। 1,98,700 ये हमारा है 28 फरवरी 2021 तक। अनुमान है मार्च 31 तक यही होगा। उसमें बहुत अंतर नहीं पड़ता, वो पहले से प्रोजेक्शन होती है। 2,000 ऊपर नीचे हो जाएगा। कोरोना काल में कितना परसेंट है? 1,18,000 टोटल हमारी ये 21-22% ही होगा। क्यों भाई? देखो ना, 8,58 का 20% बनता है 1,72। तो अब ये 1,98, 26 ज्यादा है, तो और 0.23%, 0.2%, 22.8%। एग्जैक्टली 22.8। लेकिन इस साल हमने टोटल कर्जा लिया कितना? अब एकदम आंकड़ा तो ये नहीं, हमारे एचएस फाइनेंस बच्चे हाँ, बता देंगे। ये कहते हैं सीएम साहब ही बताएंगे। नहीं, वो आंकड़ा कितना होगा? 40,000 करोड़ कितना होगा? हमने 30,000 करोड़, 29,500। मतलब मेरा ही कहना है कि ये सारी चीजें विद इन बजट पैरामीटर हैं। और मैं कहता हूं अगर कहीं कोई ये एफबीएम भी क्या होता है वो रेशो, एफआरबीएम रेशो,
कल को मान लो रिजर्व बैंक इसको 25 के बजाय 20% कर दे या 15% कर दे, हम कर लेंगे पूरा, हमको कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों अब तो इस बार तो 36 छूट भी दिया है। नहीं, अब तो 36% कर दिया है। हाँ, अब तो ज्यादा कर दिया हम, लेकिन ज्यादा करने वाले नहीं है, हम लेने वाले नहीं है वो। लिमिट बढ़ाया 36। इवन एनुअल जो लिमिट होती है वो भी पहले 3% होती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5% कर दी रिजर्व बैंक ने। हम अभी भी 3, सवा 3 से ऊपर जाएंगे नहीं। 3 से कम ही। तो इसलिए मैं उनको ये समझाना चाह रहा हूं एक आंकड़े दे करके कि हर बार एक रट लगाई हुई है कि कर्जा 2 लाख हो गया, कर्जा 2 लाख हो गया। अरे भैया जीडीपी तो बोलो कितना हो गया, और जीडीपी ज्यादा है तो हमने कर लिया, कल को जीडीपी और बढ़ेगी तो स्कोप है, और बिना जीडीपी बढ़े भी अभी तो स्कोप इस बार है। बजट चर्चा में जो चीफ मिनिस्टर साहब का जवाब होगा उसके आंकड़े तो आज मिल ही गए, तक पहले तो हो ही गया। नहीं, ये पिछला, अगला तो आप बताएंगे। बताएंगे, बोलेंगे यही कर देते। हाँ, तो ये तो वो आगे बोलेंगे आपका ये जवाब है। हाँ, तो पहले ही बता दिया हमने तो। इसलिए मित्रों ये आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं सामने रखना, क्योंकि सब चीजें इसी के इर्द घूमती हैं। आगे एक विषय है हमारे विकास के नाते से पंचकुला जिले का। हम देखते हैं कि पिछले कई वर्षों से जो कल्पना पंचकुला जिले की गई थी उस हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ पाए, और उसका जो कारण बाद में हमें अध्ययन करने के बाद आया है तो वो ये है कि भी मोहाली हमसे कहीं आगे निकल गया, जीरकपुर कहीं हमसे आगे निकल गया। क्यों निकला, इन्वेस्टर क्यों वहां ज्यादा आ रहा है, 2 उसके मोटे कारण हैं। एक कारण है एयरपोर्ट, दूसरा कारण है ये जो हमारे ईडीसी रेट्स हैं, लाइसेंस के डेवलपमेंट के जो खर्चे होते हैं, जो कुछ और रेट्स लगे हुए हैं, वो यहाँ किन्हीं कारणों से गुड़गांव के बराबर किए हुए थे, ज्यादा थे। उन्होंने उसको काफी कम रखा। अब कम रखने के बाद उन्होंने कहां से पूरा किया होगा ये वो जाने, लेकिन हम भी सोचते हैं कि अगर हमको आगे बढ़ना है तो कंपटीशन में कभी ऊपर नीचे जाना पड़ता है। तो हमने भी विचार किया है, अभी प्लानिंग बन गई है, आज मैं आंकड़े के सामने आपके अभी रख रहा हूं पहली बार, कि हम भी लगभग मोहाली जीरकपुर के पास ही अपने रेट्स लेकर के आ रहे हैं। उसमें मैं तुलना बता रहा हूं आपको, 2-3 आंकड़ों से तुलना से पता लग जाएगा कि करेंगे, लेकिन अब कर दिया, अब ये फाइनल हो गया। फाइनल हो गया तो इसको लागू शायद पहले अप्रैल से करेंगे या उससे पहले भी इमीडिएट कर सकते हैं। हाँ, तो इमीडिएट मानो जिस दिन घोषणा करेंगे उसके बाद कोई भी आएगा तो इस रेट पर आएगा। 3 मार्च से कर सकते हैं। हाँ, तो ये रेट्स जो हमने किए हैं, पहले रेट थे रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनी के 1,24,00,000 रुपया पर एकड़ पंचकुला का। ये ईडीसीआईडी लाइसेंस फीस चार्जेस पंचकुला रेट्स ईडीसी है। हाँ, लाइसेंस फीस एंड चार्जेस टोटल ईडीसी वगैरह मिला के ही है। हाँ, सब मिला के है। हाँ, और मोहाली में ये थे 43,31,000। 1,24,00,000 था हमारे यहाँ, वहां था 43,31,000। हमने नया रेट रख दिया 43,72,000। 43,72,000। तो इतना हजारों में तो कई बार कैलकुलेशन में भी अंतर आ जाता है। जब करने लगे तो बराबर कर देते। नहीं, वो कोई रखा होगा, थोड़ा थोड़ा है, एक मतलब एक आधा % कहीं ऊपर नीचे क्या कारण रहा होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज जब किया है तो लगभग वैसा ही किया है। उसमें कहीं कोई दूरी का मामला रहा होगा, कुछ और रहा होगा। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग जो पहले हमारे यहाँ था 3,46,75,000, मोहाली में था 1,16,94,000, हमने उसको कर दिया 1,17,53,000। 17 लाख, यानी सीधा 3,46,00,000 से 1,17,00,000 लिया है रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग में। हाँ, कमर्शियल कॉलोनी में भी पहले था 5,88,00,000 पर एकड़, अब हो गया 1,52,00,000 पर एकड़। अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग में पहले 89 लाख पर एकड़ और अब कर दिया 38,87,000। उसका भी उसमें अफोर्डेबल का है ही नहीं उनके पास। का भी नहीं है।
कमर्शियल है, कमर्शियल 1,51,00,000 उनका, हमारा 1,52,00,000 है, आसपास ही है। उनका 1,51,60,000 है, हमारा 1,52,00,000 है, तो 41,000 का फर्क है। दीनदयाल जन आवास योजना ये उनके यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ये पहले 93 लाख पर एकड़ था, अब उसको 32,89,000 कर दिया। सब 1/3, ऑलमोस्ट 1/3 है। कहीं 1/3, कहीं 40%। सर केवल पंचकूला के लिए होगा ना? हाँ, ये केवल पंचकुला के लिए, ये बाकी जगह के लिए नहीं है। पंचकूला डिस्ट्रिक्ट, पंचकूला डिस्ट्रिक्ट। वेयर हाउसिंग कोल्ड स्टोरेज, इसका तो कमाल ही है। पहले था ये 2,96,00,000 पर एकड़, अब कर दिए 14,30,000, 5%। ये आपकी निगाह इस तरह की मुझे लग रहा है 6 साल में। इंडस्ट्री का पहले 2,94,00,000 था, ये भी 14 लाख कर दिया। अब तो सारी कंपनियां फिर आ जाएंगी। इंस्टीट्यूशन का पहले 77 लाख था, अब वो 8,68,000 कर दिया। 70 लाख और 8 लाख। मैरिज प्लेस और बैंकेट हॉल इसके लिए 3,16,98,000 था, उसको 25,26,000 कर दिया। अब 25 सेक्टर के 24 सेक्टर के उठा के फिर जाएंगे सारे। पेट्रोल पंप 3,42,00,000 था, उसको सिर्फ 43 लाख कर दिया। हॉस्पिटल्स के लिए पहले 77 लाख था पर एकड़, अब उसके 17 लाख कर दिया। तो मोटे रूप से ये एक बम्पर डिस्काउंट। बोली धमाका है जी, ये सेल पे डबल सेल। एज फाइनेंस मिनिस्टर बहुत बड़ा दिल रखा होगा आपने जब इतने पैसे घटाए। ये बजट से बाहर की घोषणा है, ये बजट की घोषणा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर आप है ही है ना बाहर। करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। देखिए, जब हमको पंचकुला को एक स्मार्ट सिटी के रूप में, एक टूरिज्म सिटी के रूप में, एक एजुकेशन हब के रूप में इस नाते से डेवलप करना है। पंचकुला जो है ये हमारा गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको कहना चाहिए है। हम यहाँ एक फिल्म सिटी की भी योजना बना रहे हैं, उसको लेकर के आएंगे। हम यहाँ टूरिज्म का मोरनी में बहुत स्कोप है, उस पर काम कर रहे हैं, इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो उसी में से ये था कि जब तक हम अपने रेट्स को कम नहीं करेंगे, लोग आएंगे नहीं। वो सब ज्यादा रेट देना है तो वो सब दिल्ली के आसपास घूमते रहेंगे। तो दिल्ली से दूर करना है। अब मोहाली उन्होंने अपने बाकी प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं किया जो मोहाली में किया है, क्योंकि उनके लिए तो जैसे हमारे लिए गुड़गांव है, ऐसे उनके लिए मोहाली है। तो हमारा जो पंचकुला अगर उस प्रकार का हो जाए तो हमारे 2 गुड़गांव हो जाएंगे। अभी परमानेंट है। कम करने जा रहे हैं 90 साल तक। ये अगर बातें होंगी हमारे ऑफिस और नहीं, अभी बहुत कुछ है। ठीक है, अगर इनका क्वेश्चन एक हमने पावर डिपार्टमेंट में बहुत कुछ प्रोग्रेस की 5 साल में। आपको पहले सारे आंकड़े बताए। 24 घंटे बिजली वो गई, यानी गांव के अंदर आज 5200-5300 गांव में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, और कभी इस प्रांत में हुआ नहीं और आसपास के प्रांत में भी इतना नहीं है। लाइन लॉसेज हमने कम किए, सब्सिडी काफी कम की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ें अभी भी ध्यान में आती थी। तो हमारे डिपार्टमेंट ने पावर मिनिस्टर के साथ बैठ करके एक प्लान बनाया और उन्होंने हमसे परमिशन मांगी। हमने कहा ठीक करिए। तो पिछले 2 दिन, यानी पिछले 2 दिन कौन कौन सी तारीख थी, यानी आज छोड़ के 27-28 को जितने भी ऐसी चोरियों के केस थे वो रेड की, सब पकड़े। कुछ आंकड़े उनके आए हैं कि 2 दिन में 7,728 कनेक्शंस चेक किए गए, जिसमें थेफ्ट डिटेक्टिव चोरी पकड़ी गई 2,733 केसों में। अमाउंट जो इसके अंदर जुर्माने का अभी लगाया है उनका, वो 10,72,00,000 रुपया लगाया है। लेकिन इसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो लगभग 100 करोड़ रुपए का आएगा साल भर का। क्योंकि जिन लोगों को चोरी है रेगुलर, अब चोरियां जो मिलती हैं उसको एक सीमा से पीछे तुम जाते नहीं है, कुछ महीने की ही जो चोरी है उसका चार्ज लगाते हैं। लेकिन आगे अगर ये चोरी बंद रही तो 100 करोड़ साल का फर्क पड़ेगा इस केवल 2 दिन के इस अभियान में। लोड जो डिटेक्ट हुआ है 5,902 किलोवाट का लोड, ये एक्स्ट्रा चल रहा था। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा अभियान, और इस प्रकार का इतना बड़ा अभियान हमने पहले कभी प्रदेश में नहीं किया।
सारा इंडस्ट्रीज पे नहीं, सब मिला जुला, डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक, इंडस्ट्री, कमर्शियल, सब तरह के थे, मिक्सअप थे। तो एक बड़ा अभियान, अब जैसे मैं बताया ना कि हम व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक एक विभाग में कैसे घुसते हैं, उसका एक ये नमूना है। आखिर तो चीजें ठीक करना, यही उसके पीछे हेतु है। विषय तो पर्याप्त है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं समझ रहा था बेहद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं, अब तो मैं अंत में सिर्फ एक अपील करना चाह रहा हूं। हम देख रहे हैं कि किसान के नाम से ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं किसान के नाम से, क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जितने कर रहे हैं वो भी एक साइजेबल नंबर होने के नाते से एक उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है, उस माहौल में हम चाहते हैं कि धैर्य से इन चीजों को उनको समझाकर, बताकर, बिना किसी फोर्स का उपयोग किए हुए और मामला ठीक हो जाए। और काफी सुधार हो भी रहा है। अब वो चीज इंटेंसिटी नहीं है जो आज से 26 जनवरी तक थी। 26 जनवरी एक ऐसा मोड़ आया था उसमें कि किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बदनामी न केवल देश में, दुनिया में हुई, महसूस भी करते हैं वो लोग। लेकिन अब हमारा कहना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना ये हर किसी का एक डेमोक्रेटिक राइट है, करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता को परेशानी न हो, ये हम अपील करते हैं उनको। ये जो सड़क के ऊपर धरना देना ये उचित नहीं है, ये एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का हनन है। अब एक नई जो चीज और शुरू कर दी उन्होंने किसानों को बहकाने की, कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो, या आपके घर में रोजी रोटी के लिए दूध होता है तो दूध को खराब कर दो, दूध की कमाई मत करो। तो मेरा अपील है मेरी उनकी कि वो जो आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, उन्होंने करना नहीं करना, ये उनका काम है। बैठ करके बातचीत सब हो रही है, हो भी सकती है, कभी भी आए, द्वार खुले हैं। लेकिन किसान को इतना ज्यादा इस सीमा तक ना आगे बहका दें कि उनके आर्थिक नुकसान और ज्यादा होने शुरू हो जाए। अगर एक फसल बुआई होती है, उस फसल की उपज होगी तो किसान का भी लाभ है, कंज्यूमर को भी खाने को मिलेगा, और खराब होती है तो कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली से नुकसान तो किसान का ही है। कोई एक एरिया में इस प्रकार से कुछ होने के कारण से कंज्यूमर को गेहूं नहीं मिलेगा या बाकी चीजें नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जितने लोगों का नुकसान हुआ उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी प्रकार से दैनिक कमाने वाले, रोजी रोटी वाले बहुत परिवार ऐसे हैं जो दूध रोजाना अपनी बिक्री करके अपने घर परिवार को चलाते हैं। अब उसको बेचे, किसी भाव बेचे, हमें दिक्कत नहीं है भाई। आखिर हर किसी को अपना रेट रखने का अधिकार है। 100 रुपया हो चाहे 200 रुपया हो चाहे 50 रुपया हो, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। बिकेगा तो बहुत महंगा पहले ही बिका है। सब्जियां हैं, किसान बोता है, वो भी बहुत महंगी बिकती रही है। कभी सस्ती होती है, जब अबंडेंस हो जाती है चीजों की तो बहुत सस्ती भी हो जाती हैं। तो पेरिशेबल आइटम्स हैं, इसका कोई फिक्स रेट होता नहीं है। लेकिन एक फरमान जारी करना कि आप ये रेट इतने में बेचेंगे, इससे नीचे बेचेंगे नहीं तो 11,000 रुपये जुर्माना लगेगा, ये उचित नहीं है। तो मैं अपील करता हूं किसानों को कि इस प्रकार के आह्वान न करें, नहीं तो मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता और कुछ किसानों का नुकसान हो जाता है। जिस किसान का हम सब मिलकर के हित करना चाहते हैं, उसका नुकसान करने के लिए ऐसा आह्वान न करें, ये मेरी अपील है। धन्यवाद। देखिए, पंचायत के इलेक्शन के लिए समय तो पूरा हो गया 23 फरवरी को, और होने चाहिए। लेकिन जैसा एक वातावरण है बना हुआ, उसमें पंचायती चुनाव में हम सोचते हैं कि वातावरण थोड़ा ठीक हो जाए तो तुरंत करने के लिए तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वातावरण ठीक रहे तभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक से अपनाया जा सकता है। अगर ऐसे दबाव के विषय चलते रहेंगे तो फिर वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन ना हो, ऐसा वातावरण बनते हैं, हम जल्दी करा देंगे। ये वातावरण था, ये पुराना नोटिस आया था जी, वातावरण में जो माहौल किसान आंदोलन से जो गांव में माहौल बना है, ये थोड़ा बहुत था पहले कोविड का। लेकिन कोविड अब ऐसी विषय नहीं है कि जिसके कारण चुनाव नहीं हो सकता। देश भर चुनाव हो रहे हैं, यहाँ भी हो सकता है। किसान आंदोलन चलेगा या माहौल ठीक नहीं होगा जब तक पंचायत चुनाव नहीं होंगे?
देखिए एकदम ये हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, लेकिन हमारी अपील है कि जल्दी ये वातावरण ठीक हो तो चुनाव करा कहना दें। कि जब तक माहौल वातावरण मैंने ऐसा अभी ऐसी ब्लैंक स्टेटमेंट नहीं दी जैसे आप दे रहे हैं। कि वातावरण बना हुआ है कि क्या चुनाव नहीं हुए। है ना, मैं ऐसा आपके शब्दों को अपने मुंह में नहीं डालने वाला। मत डालें। मेरा कहना है कि अभी वातावरण ठीक नहीं है। हाँ, तो इसलिए चुनाव थोड़ा डिले कर रहे हैं। एक तरफ से जो डीजीपी साहब हैं अभी उनको 1 साल का एक्सटेंशन उनके मौजूदा कार्डर का मिल गया है। इट मींस कि वो अब कंटिन्यू रहेंगे हरियाणा में। जो देखिए उसमें दोनों बातें हैं कि अभी तो चूंकि कंटिन्यू हैं, उनको 1 साल के लिए वहां से एक्सटेंशन मिली है, और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। फर्दर ऑर्डर में मान लो वही अपना दिल्ली जाने की बात कर सकते हैं, या दिल्ली आईबी वाले उनको डेप्रेशन का कैंसिल कभी भी कर सकते हैं, या हम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब यह कि 1 साल तक तो सुनिश्चित हो गया, लेकिन 1 साल से पहले भी वो जा सकते हैं, उनको भेजा जा सकता है। ये सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, वो करें। कोई पैनल तो नहीं भेज रहे, पैनल भेजने के लिए वो तो जब इनके जाने की बात आएगी तब पैनल जाएगा। ये सर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा भी आपके साथी जेजेपी वालों से छिड़ी हुई है कि मंत्रिमंडल विस्तार बजट सत्र से पहले हो जाएगा, कुछ इस तरह का क्या? मतलब कम से कम वो जितना छेड़ते हैं उससे ज्यादा हमारी बिरादरी छेड़ती है। उनको चिंता नहीं, हमको चिंता नहीं। और जिस दिन करना होगा हमको कोई रोक नहीं सकता। हम आपस में बैठेंगे, जब दोनों सहमत होंगे उसी दिन तय कर देंगे। और दोनों सहमत नहीं भी होंगे, 2 सीटें खाली हैं, एक बीजेपी का बनना है, एक जेजेपी का बनना है। मानो एक पार्टी कहती है अभी नहीं बनाना, तो दूसरी पार्टी का बन जाएगा, दूसरी कहती है अभी नहीं बनाना, पहली का बन जाएगा। दोनों कहते हैं अभी बनाना, दोनों बन जाएंगे। दोनों तैयार नहीं होते, नहीं बनेंगे। सारे रास्ते खुले। मंत्रिमंडल का रायता फैल गया। जहरीली शराब के मामले में मौत की वो किया प्रावधान करने जा रहा है पंजाब, तो क्या आप इस तरह कुछ विचार कर रहे हैं इस पर? देखिए हर एक का अपना अपना एक विचार होता है। अब उस विचार में जो बातें पड़ोसी राज्य करेंगे उससे हम सब सहमत होंगे सब बातों में, ऐसा नहीं है। बहुत बातें वो पहले करते हैं, बहुत बातें हम पहले करते हैं, उसके परिणाम आने के बाद फिर एक दूसरे को रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट। लेकिन परिणाम उनके क्या आएंगे तब देखेंगे। मनोज जिन लोगों का बजट के आंकड़े आपने दिए और खासकर जो उदय योजना की बात की, उसमें एक सवाल था कि आपने 27,000 करोड़ का उसमें एडजस्ट किया अपने बजट में बिजली निगमों का कर्ज। तो उदय योजना का जो कर्ज था वो अभी भी मूल कर्ज में तो बना ही हुआ है, उसको हम कितना मतलब उसमें से कम कर पाए, क्योंकि उसका ब्याज भले ही कम देना पड़ रहा हो, लेकिन वो आज प्रदेश के ऐसा है कि पहले तो उसको ऑब्जर्व करना होता है, ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसके बाद रेगुलरली उसके जो बॉन्ड खरीदे रेगुलर इसको पे करना होता है। वो शायद 5 साल में पे कर 5 साल में पे करना था। वो 17 से 22 तक वो चलेगा। उसमें काफी पे हो चुका, काफी अभी कर्जे पर है, वो पे हो जाएगा। अल्टीमेटली वो कर्जा तो हमारा उस कारण से बढ़ा ही है ना। अगर वो यहाँ ऑब्जर्व नहीं करते वो सारा कर्जा वहां चलता रहता। अब अगर मान लो वो हमने पे कर दिया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से और से काटा है, और से काटा तो कर्जा उसके लिए लेना पड़ा। वो अल्टीमेटली एक रेगुलर कर्जा हमारा हो गया था। उस रेगुलर कर्जे को जैसे साइकिल होता है कर्जे का, नया भी लेना होता है और पे भी करना होता है, तो उसको साथ साथ उसकी कंडीशन थी कि जितना कर्जा उदय का होगा उसको आप 5 किस्तों में वापस करेंगे, नया कर्जा आप नए सिस्टम से लेते रहेंगे। 22 तक और चलेगा मेरे ख्याल, रेगुलर उसकी किस्तें हैं। सर उदय के तहत जो 27-27,500 करोड़ का कर्जा एब्जॉर्ब तो किया, लेकिन अब निगमों में 550-600 करोड़ का जो कर्ज मतलब जो है कर्ज है दोबारा चढ़ना शुरू हो गया है। अब ये दोबारा कैसे रुके, क्योंकि बिजली महकमे भी हैं और जो उपभोक्ता उनसे भी लेना है। जैसे पहले 28,000 करोड़ हुआ, अब ये दोबारा फिर कर्ज जो है या उनका पैसे जो अदायगी है उनकी दोबारा बढ़नी शुरू हो गई है। नहीं ऐसा नहीं। देखिए वो जो 27,000 करोड़ के बाद जो बचा था, क्योंकि कुछ तो बाद में भी चलता रहा ना, सिस्टम तो वही चल रहे थे, उसके बाद जो बचा था वो अभी ऑब्जर्व नहीं किया था और वो 5-6,000 करोड़ रुपया वो उतना ही चल रहा है। वो अपने प्रॉफिट्स में से उसको वो कम करेंगे। अब क्योंकि प्रॉफिट में आ गए हैं, अब तो बल्कि जो सब्सिडी हम देते थे वो सब्सिडी भी कम हुई है। एक समय ऐसा हो गया था 7200 करोड़ रुपए सब्सिडी हो गई थी, फिर 6200 आ गई, अब 6500 है। इस बार जो अनुमान आ रहे हैं कि हमको सब्सिडी और हमारी कम हो जाएगी, हो सकता है वो 1,000 करोड़ रुपए तक भी कम हो जाए। तो ये जब होगी तब आंकड़े बताएंगे। कम माने के पीछे क्या रीजन माना आपने? इसमें क्योंकि ट्यूबल की क्राइसिस तो बढ़े हैं। नहीं, इसमें क्या है कि एक तो जैसे चोरियां रुकी हैं, पहले सब मिक्सअप से था, यानी
कितना एग्रीकल्चर को जा रहा है, कितना डोमेस्टिक को जा रहा है, कितना नॉन डोमेस्टिक को जा रहा है, कितना इंडस्ट्री को जा रहा है, बहुत एक उसका जो साइंटिफिक मेजरमेंट के तरीके नहीं थे। अब वो जैसे जैसे उसमें प्रगति हो रही है, अब उसका जो क्वांटम है, एक तो वो ठीक से पता लग रहा है कि हाँ वास्तव में इतना ही हमने दिया है एग्रीकल्चर को, वो जितना जाता है उसी हिसाब से काउंटिंग हो जाती है। एक दूसरा, बहुत सा एग्रीकल्चर में अब सोलर के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो सोलर प्रोजेक्ट आने के कारण से वहां की कंजम्पशन हमारी थोड़ी कम हुई है। हम चाह रहे हैं कि और ज्यादा सोलर वहां जाए, और बल्कि सोलर ऐसे एरिया में भी जहां भी इरिगेशन नहीं होती है वहां पानी रीडिस्ट्रीब्यूशन उसका सिस्टम बना करके थोड़ा पानी देके माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स वहां लगे, तो माइक्रो इरिगेशन के जितने प्रोजेक्ट बढ़ेंगे उतना पावर की कंजम्पशन भी कम होगी। जितेंद्र सर, जिस तरीके का भी बजट सत्र भी आ रहा है उसके अंदर आपने किसानों की बात की, तो जो प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाएंगे पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसको लेकर के कानून लाए जाने की बात, क्या वो कानून आते ही उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा यहाँ जो आंदोलन कर रहा है? देखिए, कोई भी जो विचार आता है कानून में बदलता है, उसकी प्रारंभिक तैयारी होती है, तैयारी हमारी है, लेकिन इस पे जब तक वो कानून एक एक्ट के रूप में बिल पास नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में कहना उचित नहीं है। सुशील जी, एक मिनट सुशील सर, बजट आ रहा है, बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, रियायतें किस तरह की मिल सकती है हरियाणा को? सबसे बड़ी देखिए, रियायतें तो आपको जिस दिन बजट घोषित करेंगे उस दिन बताएंगे। अगर आज बता दिया तो फिर बजट वाले दिन भी तो मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है ना। आप सर, पेट्रोल और डीजल की जो बात करी है आपने, उसमें क्या हम यहाँ पे हरियाणा में कुछ स्टेट्स ने कम कराया टैक्स, तो यहाँ पे भी कोई टैक्स कम करने का उसको जनता को राहत देने का इरादा है? सर, मैंने बताया बजट की कोई बात होगी तो बजट में घोषणा करेंगे, अभी आज क्यों पूछते हो? लास्ट में पूछ लो, एक बार उधर पूछने दो। ये बता रहे हैं, एक मिनट रुको। हाँ, एक सप्लीमेंट्री का बजट को लेके बजट का इस बार फोकस क्या रहेगा? और मेरा दूसरा सवाल है, आपने जो ये रियल एस्टेट के जो ये लाइसेंसिंग और ईडीटी के जो चार्जेस कम किए हैं, एक्चुअली क्या है कि कॉम्पिटिटिव टैक्स जो है वो आपने ठीक है आपका क्वेश्चन सुझाव भी और सवाल भी है इसमें कि दिल्ली और हिमाचल या पंजाब को जो है उसका फायदा मिलता है उनके ISBT है, उसका यहाँ बहुत सारी PGI है, तो बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं। सर, क्या इस तरह का कोई विचार है कि वहाँ पे रियल एस्टेट को उठाने के लिए वहाँ पे कोई ISBT बनाने की कोई चर्चा या PGI का कोई एक्सटेंशन सेंटर वहाँ पर कोई देखिए, ऐसा होता है कि ISBT ऐसी चीज नहीं है कि जो अपने आप चल पड़ती है। ISBT के लिए पैसेंजर चाहिए, और पैसेंजर लाने के लिए पहले वहाँ लोग बसने चाहिए, लोग बसने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ व्यवसाय खड़े होने चाहिए। एक विशेष सर्कल है, इसमें पहले ISBT आएगा, फिर वहाँ कुछ और आएगा, पहले वो आएगा। ये एक सारी चीजों की इकट्ठी एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो जब कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग बनेगी, वहाँ सड़क भी बनेगी, वहाँ मकान भी बनेंगे, वहाँ इंडस्ट्री भी आएगी, वहाँ टूरिज्म भी आएगा, तो एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग के बाद फिर ISBT भी बनेगा। एक मिनट इधर नहीं, बजट का फोकस अभी इसमें नहीं, इसे तो प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग, हाँ, बजट के फोकस के बारे में जैसे हमने पिछली बार शिक्षा पर थोड़ा ज्यादा बजट किया था, एलोकेट किया था, इस बार मुख्य रूप से हेल्थ, कृषि और अंत्योदय योजनाएं। अंत्योदय योजनाएं माने गरीबों का कल्याण कैसे हो। गरीब कल्याण की एक योजना मैंने अभी पिछले दिनों में घोषणा भी की है कि हम परिवार पहचान पत्र एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, और उसमें जो लोएस्ट इनकम ग्रुप है वो कोई इसकी लिमिट ये नहीं रखी कि इस लिमिट तक। हमने एक फिगर पहले तय की है कि सबसे पहले 1 लाख लोएस्ट इनकम ग्रुप का परिवार संख्या। अब वो 1,60,000 रुपये साल का भी हो सकता है, 80,000 रुपये साल का भी हो सकता है। वो तो जो पहले इनका नंबर आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 लाख का आएगा। हम उसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग बनाई है, जिसमें रूरल डेवलपमेंट के लोग हैं, अर्बन डेवलपमेंट के लोग हैं, स्किलिंग के लोग हैं, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें कुछ लोग ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है इसके अंदर काम करेंगे। तो ऐसे सभी जो संख्या है वो अलग अलग पशुपालन के अंदर लोगों को, मानो पशु जो पालन करेंगे उनको पशु दिए जाएंगे, जिनको आर्थिक सहायता यानी पूंजी की जरूरत है 10,000 15,000 जो आत्मनिर्भर भारत में बहुत सी स्कीमें आ गई उसमें जोड़ेंगे। लेकिन इस 1 लाख परिवार की न्यूनतम आय 1 लाख रुपया साल से ऊपर करना ये टारगेट है। योगेंद्र, एक सर, मेरा सवाल ये था, अभी आपने संकेत दिए हैं कि जो आम लोगों को वहाँ दिक्कत हो रही है, चाहे ग्रामीण है, चाहे व्यापारी है या दुकानदार है, वहाँ जिनकी फर्में बंद है, तो क्या आप कोई वहाँ एक्शन लेने जा रहे हैं उनको साइड में हटाने के लिए वहाँ से? मैंने बताया अभी तो हम अपील कर रहे हैं, और मुझे लगता है उस अपील का असर होगा तो जरूर वहां से हटेंगे और सबका काम नॉर्मल हो जाएगा। काफी वहां लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं,
जो है उनका भी उम्मीद तो यह है कि जाएंगे, समझ रहे हैं चीजों को। सीएम साहब, पिछले कुछ दिनों से आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सुर्खियों में, क्योंकि आपके कर्मचारी चयन आयोग में 4-4, 5-5 साल से जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, रिटर्न हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ लिस्ट आ गई, उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग पेंडिंग थी, उन भर्तियों को रद्द कर दिया गया। सर क्या वजह रही, आपके पास जानकारी आई? हालांकि कर्मचारी चयन आयोग अपने स्तर पर काम करते हैं सर, लेकिन ये भर्तियां ऐसा है कि एक बात जो आपकी है उसमें थोड़ी विरोधाभास है कि वो कंप्लीट हो गया था, ज्वाइनिंग आई पड़ी थी। ऐसा नहीं है, सुनो ना, हमने जो जानकारी ली है उनसे कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, तो वहां वो 5 साल पहले कोई एडवर्टाइजमेंट हुई, 1 साल में वो भर्ती का सिलसिला शुरू होने वाला था, उसमें रिजल्ट आ गए, लेकिन कुछ लोग जो प्रभावित होते हैं अदरवाइज कोई नियम बदलने में, कुछ क्वालिफिकेशन में, वो जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, और कोर्ट में कोई एक जीत गया तो फिर कोई दूसरा एलपीए डाल दी, फिर कोई और बेंच में चला गया, फिर वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ये सिलसिले 5 साल से 2-3 विषय ऐसे जो ध्यान में आए, वो लगातार 5 साल से चल रहे हैं, और 5 साल के बाद भी वो जल्दी हल होने वाले नहीं है, ऐसे वो गुंझल वाले थे। उसमें व्यू पॉइंट भी डिपार्टमेंट का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, कईयों का अलग अलग है। अल्टीमेटली उन लोगों ने विचार किया कि ये अगर हम इसको एज इट इज चलाएंगे तो ये 5 साल और चल सकता है। अगर जो चयन जिनका हुआ 2016 में, वो अगर 10 साल तक ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो उनके 10 साल खराब हो गए, क्योंकि दूसरे भी छोड़ते नहीं है। पीटीआई में आपने देखा कितने साल बाद लगातार चलता रहा, कितने साल चला वो, पीटीआई 2009-7 से शुरू हुआ था सर, 2019-20 में खत्म हुआ। तो हम नहीं चाहते कि किसी के 10 साल खराब हो। भाई जो निर्णय होना है, जिसकी भर्ती होनी है वो करे, ज्वाइन करे, अपना आगे जो यानी जीवन यापन करे, दूसरे रह जाए, दूसरे का प्रयत्न करें। तो इसलिए उनका निर्णय होने की संभावना नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब इसकी एडवर्टाइजमेंट हम वापस लेते हैं, रद्द करते हैं। नई एडवर्टाइजमेंट उन्होंने एक तो निकाल दी है, कौन सी? टीजी नहीं, संस्कृत को निकाल दी है। संस्कृत में कोई क्वालिफिकेशन का चक्कर था, एमए संस्कृत, बीएड, फिर था उधर शिक्षा शास्त्री, और वो एक और शिक्षा नहीं, शिक्षा शास्त्री से ऊपर क्या होता है? शिक्षा आचार्य। अब वो क्वालिफिकेशन के झगड़े में इसका फैसला, जैसे जज फंसे हुए हैं ऐसे नीचे डिपार्टमेंट फंसे हुए हैं, किसी का कोई मत है, किसी का कोई मत है। तो अब उसको एक रेगुलर करके कि हाँ भी इसमें सारे ही को अप्लाई करेंगे, चाहे वो शिक्षा शास्त्री हैं, चाहे बीएड हैं, चाहे वो आचार्य हैं और चाहे एमए हैं, दोनों को बराबर कर दिया। अब दोनों में चाहे वो आए चाहे वो आए, एक एग्जाम होगा, एग्जाम में जो मेरिट में आएगा वो चला जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ओपी। सीएम साहब, आपने पंचकुला के डेवलपमेंट की बात कही और जो रियल एस्टेट का आपने हवाला दिया, मोहाली से तुलना की थी, रेट्स काफी कम किए ताकि ग्रोथ हो वहाँ पे। 2 बातें सर आपने की, एक पर्यटन को लेकर कि पर्यटन बढ़े, हमारा मॉर्निंग जो भी है, और चूंकि हिमाचल का गेट है अगर कहा जो उसको डेवलप किया भी जा सकता है। और सर आपने एक बात की फिल्म इंडस्ट्री बनाने की कि पंचकुला में इसको डेवलप करें, अच्छी सोच है, होना भी चाहिए, हरियाणवी कलाकार हैं और भी स्टेट के आते हैं और भी यहाँ मिलेगा अब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 250 किलोमीटर की दूरी पर अगर नोएडा में बात की जाए योगी आदित्यनाथ जी ने, यूपी ने चाह के बॉम्बे में इसका सारा कुछ प्रोजेक्ट भी वो बना लिया, और सबसे ज्यादा वो तकरीबन जो है 1000-2000 एकड़ का उन्होंने वो बनाया है कि इसमें हम स्टार्ट करेंगे। तो आप उसके लिए सबसे पहले तो जमीन की बात होती है, कोई भी अगर फिल्म सिटी बनाते हैं, चाहे रामोजी की बात करें 4000 एकड़ में है, तो जितना बड़ा होगा। थोड़ा संक्षेप में जल्दी कर। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं बताता हूँ उसका उत्तर बता रहा हूँ, उसका उत्तर देखिए, इसमें कोई एकदम कोई विचार आ करके उसको करते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत परामर्श करने के बाद और उसमें कंसल्टेशन होती तब होता है। इसमें सबसे बड़ा विषय ये कि जिन फिल्म सिटीज का आपने चर्चा की है, 1000 एकड़, 5000 एकड़, 4000 एकड़, वहां उसका प्रकार दूसरा है कि वो पूरे स्टूडियो और पूरी फिल्म की शूटिंग वगैरह उसके अंदर करते हैं। यहाँ जो डिमांड की गई उनका कि यहाँ हमको कुछ नहीं चाहिए, गेटवे ऑफ हिमाचल होने के नाते से यहाँ तो हमको एक छोटा छोटा स्थान चाहिए। उस छोटे स्थान के बाद शूटिंग के लिए वो हिमाचल, मोरनी, इधर उधर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। पूरा हिमाचल उनके लिए स्टूडियो है, तो उनको तो एक छोटा स्थान चाहिए जो अपना उसको स्टूडियो के नाते से उसको छोटी जो हिल एरिया में चाहिए। बजट सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है, इसको एक तो आप। और बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कर रहे हैं, और अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। 5 मार्च से बजट सत्र शुरू हो रहा है, और उससे पहले उन्होंने बताया कि कोविड का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ा है,
लेकिन संक्रमण के जब मामले सामने आ रहे हैं, नए जो संक्रमण के मामले आ रहे हैं, उसको लेकर के प्रशासन, सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। पिछले दिनों कोविड के केसों में बढ़ोतरी हुई है। इस बात को बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में कोरोना केसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी को लेकर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। हमने मीटिंग लेकर के सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ अगर कहीं भी कोई लापरवाही बरती जा रही है तो उस पर कार्रवाई की बात कही है।